नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो। और आज बात करते हैं जनाब फ्लूफेनाज़ीन के हवाले से, जो कि एक टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है, मोटीवाल के नाम से अवेलेबल है और तकरीबन बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं और इसका इस्तेमाल जो है बड़ा कॉमन है। साइकेट्रिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इसका इस्तेमाल कराते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में मालूमात फराहम करता हूँ, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जिस तरह आपको इल्म है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं, इनका बुनियादी काम जो है वो आपके साइकोटिक सिम्टम्स को कम करना है। साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस किस्म की सिम्टम्स होती हैं, और साइकोसिस के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है जिसके बारे में मैं तफसील से जिक्र कर चुका हूँ। तो अगर किसी को डिप्रेशन और डिप्रेशन के साथ जो साइकोसिस की अलामात हैं वो होती हैं, तो उसके लिए एंटी साइकोटिक ड्रग फ्लूफेनाज़ीन का इस्तेमाल कराया जाता है। बुनियादी तौर पर ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। साइकोसिस की जो बीमारियां होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा जो मूड के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोटिक पेशेंट्स में, या डिप्रेस जो पेशेंट्स होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, उनमें अगर मूड स्विंग्स होती है तो उस मूड को स्टेबलाइज करने के लिए और साइकोटिक सिम्टम्स को कम करने के लिए फ्लूफेनाज़ीन का इस्तेमाल कराया जाता है। और लंबे अरसे से इसका इस्तेमाल जो है वो जारी है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंतहाई बेहतरीन है। चूंकि एक टिपिकल एंटी साइकोटिक है तो इसके साथ जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं उनमें इंतहाई हद तक बेहतरी आती है। और आपके पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अगर एग्रेसिव है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, या उसकी जो सिम्टम्स है दीवानगी की हद तक वो बढ़ गई हैं, तो उनमें फ्लूफेनाज़ीन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स में इनके मूड को स्टेबलाइज कर लेता है और उनकी जो एग्रेसिवनेस होती है या उनके जो दीवानगी के दौरे होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह जो मूड स्विंग्स के हवाले से या बिहेवियर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन पेशेंट्स में, तो ये साइकोसिस को कम करता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्टेबलाइज करता है और आपके पेशेंट की एग्रेसिवनेस और साथ ही साथ उसमें जो मूड स्विंग्स होती हैं वो नॉर्मल पे आ जाती हैं और आपके पेशेंट का मूड जो है वो स्टेबल हो जाता है। सो एज अ मूड स्टेबलाइजर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आजकल के ज़्यादातर मसाइल जो बच्चों के साथ हो रहे हैं उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बिहेवियर प्रॉब्लम्स का इसलिए शिकार हैं, ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं और ज़्यादातर वो वालिदैन की वजह से वक्त ना मिलने या बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं कि उनका जो मूड है वो बेहतर नहीं रहता और उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ बच्चे जो हैं एक अजीब किस्म का उनका ऑड बिहेवियर होता है, सो उस ऑड बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए भी फ्लूफेनाज़ीन का इस्तेमाल जो है वो इन बच्चों में एज अ मूड स्टेबलाइजर और एज अ बिहेवियल थेरेपी ये कराया जा सकता है और उनका मूड जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। फिर जनाब बात आ जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो बुनियादी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें गनूदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके साथ शदीद किस्म की गनूदगी हो सकती है। इसके अलावा इसके जो GI साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाना, गैस्ट्राइटिस का हो जाना, मैदे की जो सूजने की अलामात होती हैं या फूलने की अलामात होती हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके साथ स्किन रैश आ सकता है। इसके अलावा इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें प्रोलैक्टिनीमिया यानी प्रोलैक्टिन की मिकदार बढ़ जाती है। और अब ज़्यादातर लोग जो हैं प्रोलैक्टिन की मिकदार अगर बढ़ती है तो उनको ब्रेस्ट पेन हो सकता है, यानी छाती में दर्द हो सकता है। और बहुत से लोग अगर ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की वजह से, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करने वाले जो मर्द हजरात भी हैं इवन उनमें गायनेकोमेस्टिया के मसाइल हो सकते हैं, यानी उनके पस्तानों का या छाती का साइज जो है वो बढ़ सकता है। दूसरे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी इसके साथ ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक लो हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बैठा है और वो एकदम से खड़ा हो गया है या लेटा है वो एकदम से बैठ गया तो इसी दौरान उसका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है और उसको सर चकराने की जो अलामात होती हैं या सर में शोर होने की जो अलामात होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। कुछ लोग इसके कंटेंट्स को एलर्जिक होते हैं और उनमें एलर्जी की जो कैफियत होती हैं वो आ जाती हैं। सो ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख कर इसकी ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट की वो आपके जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये मद्देनज़र रख के आपको प्रिस्क्राइब करना होता है कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। और अगर साइकोटिक पेशेंट लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको इल्म होना चाहिए कि उनमें गायनेकोमेस्टिया और इस तरह के जो मसाइल हैं, गनूदगी के मसाइल और बिहेवियर प्रॉब्लम ये हो सकती हैं।
پھر اس کے اینٹی سائیکوٹک ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اینٹی کولینرجک ایفیکٹ ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ قبض ہو سکتا ہے شدید قسم کا، پروسٹیٹ کا شکار جو معمر افراد ہیں ان میں جو پروسٹیٹ کے مسائل ہیں یعنی یورینری ریٹینشن کے، کہ ان کا چھوٹا پیشاب جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شدید قسم کا قبض ہو سکتا ہے۔ کارڈیک پیشنٹ کو سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا ہے، جو پرسکرائب کرنے والا ڈاکٹر ہے۔ کارڈیک پیشنٹ میں اس کا استعمال سٹارٹ کراتے وقت آپ نے اس کی ایک بیس لائن ECG کرانی ہے کہ اس کے ECG پر ردم کی کوئی چینجز تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ECG میں ردم ایب نارمیلٹیز آ سکتی ہیں، ECG پر چینجز آ سکتی ہیں اور آپ کے پیشنٹ کی کارڈیک ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں جو اریٹیبل باؤل ڈیزیز ہیں ان میں بھی ڈائریا پریڈومیننٹ IBS میں اس کا استعمال کراتے ہیں کچھ پریکٹیشنرز، جو کہ اکثر اوقات وہ غلط ہے۔ اس کا استعمال جو ہے سیفر ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کا اگر استعمال کیا جائے اینٹی سائیکوٹک کی بجائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو IBS میں اس کا استعمال جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ اس کا استعمال اگر ترک کر دیں اور اس کی جگہ جو ادر اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یعنی ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کا استعمال اگر ڈائریا پریڈومیننٹ IBS میں کریں تو وہ اس سے حد درجے بہتر ہے، کیونکہ ان کی ٹاکسیسٹی اس سے کم ہے، اس کی ٹاکسیسٹی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوائیوں کے انٹریکشن کے بارے میں اگر بات کی جائے، بینزوڈازپینز کا استعمال کرنے والے یا جو ایپیلیپسی کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی غنودگی جو ہے وہ اگر ساتھ میں اس کا استعمال بھی کریں تو اس کی غنودگی بڑھ جاتی ہے، اور ان پیشنٹس میں یہ غنودگی اتنی حد تک ہو سکتی ہے کہ وہ دن کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں اور وہ کام کاج سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور میجر سائیڈ ایفیکٹ ویٹ گین، جو بھی اینٹی سائیکوٹکس کا استعمال کرتے ہیں ان میں ویٹ گین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی دوائی کا استعمال کریں اپنے مستند ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اس کی پرسکرپشن کے مطابق اور اس کی تجویز کردہ ڈوز میں اور اس کی تجویز کردہ ڈیوریشن کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یقینی طور پر آپ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجئے۔ یہ معلومات جو ہیں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کو کون کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جن پر آپ سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ معلومات آپ تک پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔